नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सीधा सवाल में जिस चर्चा को आज मैं करने वाला हूं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। और ये गौर करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मौसम है, ये चुनावी मौसम, चुनावी जोर और चुनावी शोर का है। वादे इरादों की छड़ी लगाई जा रही है, भरोसा दिया जा रहा है जनता को उनकी स्थिति सुधर जाएगी। और इसमें सबसे अहम होता है एक अदद नौकरी। हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, अदद नौकरी। जी, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सब कोई ये भरोसा देते दिखता है। मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा। ऐसे में कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है, और ये आंकड़े बेरोजगारी दर के ही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE के आंकड़े हैं। सरकार जो आंकड़े देती है वो PLFS के होते हैं। वो महीने दर महीने दिए तो जाते हैं, पर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती है, ऐसा बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो अक्टूबर 2023, पिछले महीने का बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कह रहा है? बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है, 10.05%। और इसमें खास बात यह कि वो जो कोरोना काल था ना, संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, अर्थव्यवस्था 23.9% गोता लगा गई थी, माइनस में थी ये विकास दर। तो नौकरियां गई, वो एक दिक्कत थी, वैश्विक समस्या थी। उसके बाद अब सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पहुंच गई है, और ग्रामीण इलाकों में तो ये 10.82%। 10.82%। त्योहारों का मौसम है, लोग खरीदारी करते हैं, घर को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। बेरोजगार क्या करेगा? 65% आबादी इस देश की 35 साल से कम उम्र की है, और इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। दुनिया भर के जानकार, जी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व गुरु बनने में, और हमें बनना है विश्व गुरु। भारत की सहायता करेगा, सबसे बड़ी ताकत है ये युवा ताकत। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी ही नहीं, डेयर आई से डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। क्या ये एक बड़ी चुनौती देश के सामने मुंह बाए खड़ी है? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ये तो CMIE के आंकड़े बताए। अब मैं लोक नीति और CSDS ने एक सर्वे किया था इसी साल अगस्त के महीने में, और पूछा, युवा हैं ये 15 से 34 साल की उम्र वाले, कि जी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और क्या कहा युवाओं ने? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और बेरोजगारी दर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2017-18 में 5% थी, अब वो इस महीने नवंबर तक 9.9% हो गई है। सालाना दर बता रहा हूं। तो इस साल बेरोजगारी दर का औसत 9.9%। और नौकरी की जब मैं बात करता हूं, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। जी नौकरी का मतलब तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियां भी तो होती हैं। रोजगार की बात कीजिए ना, इसमें खुद मुख्तारी भी आती है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है, इसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं। तो नौकरी को रोजगार से कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत से प्रवक्ता आते हैं, मुझे ये अर्थशास्त्र भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो युवाओं की चाहत क्या है? अब ये देखिए, युवा किसे रोजगार नौकरी मानता है? 61% युवा, और 2007 से 2023 के आंकड़े हैं, मोटा मोटा आंकड़ा आप समझ लीजिए। 61% कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए। 6% अब प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं। और इसमें यह गिरावट
कि एक बड़ी वजह यह भी है कि पिंक स्लिप आजकल बड़ी आसानी से थमा दी जाती है, और कोरोना के बाद तो प्राइवेट कंपनीज में डाउनसाइजिंग एक शगल हो गया है कि भाई कम लोगों से भी काम चल सकता है। ये कंपनियों को पता लगा कोरोना काल में, वर्क फ्रॉम होम में भी काम हो रहा है, तो छटनी लगातार हो रही है। ये नहीं कि रिक्रूटमेंट बढ़ गई, इक्का दुक्का सेक्टर में बढ़ती है तो ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो हमें बताते हैं नहीं नहीं प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां मिल रही हैं। वो जो स्टार्टअप की बात है, 4 में से 3 स्टार्टअप फेल कर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड है, भारत पर भी लागू होती है। हां, बिजनेस यानी कि अपना धंधा अपना कारोबार करने वालों की जो चाहत जिन लोगों में है वो तादाद जरूर बढ़ती दिखी है। पर जब हम कौशल विकास की भी बात करते हैं कि जी हमारी ना एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है, नौकरी के लिए तैयार नहीं करता है, तो सरकार ने कौशल विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट भी बनाई, बड़े गाजे बाजे के साथ, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया में 1,37,00,000 युवाओं का कौशल विकास किया गया, पर नौकरी कितनों की लगी? 24 लाख, 18%। 100 लोगों को ट्रेनिंग मिली, 18 लोगों को नौकरी मिली। और इसका कारण क्या है? एक तो फंड्स की कमी है, शुरू तो कर दिया मंत्रालय, आगे क्या किया जाए, बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया गया। इंडस्ट्रीज और खास नोटबंदी के बाद एमएसएमईज पर जबरदस्त वार हुआ और वो बंद भी हुए। अब 1,37,00,000 में से सिर्फ 24 लाख को नौकरी मिलती है, और सरकार की तरफ से वादा यह किया गया था, दावा यह किया गया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां। उसको बाद में कहा गया नहीं नहीं हर साल 2 करोड़ रोजगार हम कह रहे थे। पर सरकार ने 8 सालों में, पहले 8 सालों में, यह लिखित जवाब है संसद में, 7,22,000 लोगों को नौकरी दी। और आवेदनकर्ता कितने थे? 22,05,00,000। 22,05,00,000 लोग नौकरी मांगते घूम रहे थे, मिली 7,22,000 को। कुल मिलाकर ये फीसदी हो जाती है नौकरी मांगने वालों और मिलने वालों का 0.33%। 100 में से एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिली, 300 में से एक को मिली, 305 में से टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं बिल्कुल आपको पुख्ता आंकड़ा दूं। अब सरकार कह रही है रोजगार मेले हम लगा रहे हैं, 5.5 लाख लोगों को पिछले 10-12 महीने में नौकरी दी गई है। पर दरअसल केंद्रीय स्तर पर 40 लाख के करीब नौकरियां हैं और 30 लाख से थोड़ा सा ऊपर ही भरी हुई हैं, बाकी तो वो रिक्त थे पद, 9,79,000, उनमें से 5.5 लाख भरे जा रहे हैं। इसी पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी 10% के पार है। मंदी और महंगाई के बीच मोदी सरकार ने ऐसा बेरोजगारी मेला लगाया जो करोड़ों युवाओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर रहा है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा आज भी अधूरा है। पर उनके ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर वादा किया था 20 लाख नौकरियां देने का। वो कुल जमा खर्च 1,20,000 से थोड़ा ऊपर शिक्षक भर्तियों के नियुक्ति पत्र आप बांटते घूम रहे हैं, 1.25 साल से ऊपर हो गया। यह सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकारों में भी वादे और दावे किए जा रहे हैं, पर असल हकीकत से कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नेता भी दिखाई देते हैं। अब मैं यहां पर
कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश कर देता हूं, और एक दो तो बहुत चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, ये दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार हैं, और सरकार का जवाब है मार्च 2023 इसी साल विधानसभा के पटल पर 21 ओनली 20+1 लोगों को नौकरी मिली सरकारी 2020 से 2023 के बीच में। नहीं जी, पर 2.5 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी गई है। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि 3 लाख हमने सरकारी नौकरियां दे दी हैं। 3 लाख नौकरियां देकर बेरोजगारी दर में आप दूसरे नंबर के राज्य हैं। क्या युवाओं का कल्याण हो जाएगा? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई भी देता नहीं दिख रहा है। एक और आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं आज, पर जरूरी होते हैं इस समस्या की विकरालता को समझने के लिए। जो लेबर फोर्स होती है, यानी कि 15 से 24 साल के बीच वालों की तादाद की बात कर रहा हूं, उनमें से दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी की समस्या को लेकर। 15 से 24 साल के बीच के 23.2%, 2.25% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नेताजी चुनाव में मस्त, बेरोजगारी जबरदस्त, और युवा की पुकार नौकरी दे दो सरकार। चर्चा में मेरे साथ संघ से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी मैं जिक्र करूंगा, युवा चेहरा हैं सौरभ दुबे, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की सुप्रिया श्रीनेत, माधव आनंद महासचिव हैं आरएलजेडी के, एनडीए के घटक हैं, खुद युवा हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरी किया करते थे। अनुपम मिश्र हैं, अध्यक्ष हैं युवा हल्ला बोल, संगठन ही अपने आप में बता रहा है, युवाओं की, उनकी समस्याओं की आवाज को बुलंद करते हैं। और अर्थशास्त्री हैं, एमएसएमई पर खास निगाह रखते हैं, विजय सरदाना भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। माधव, 10% से ऊपर बेरोजगारी, 11% के करीब ग्रामीण इलाकों में, चुनावी मौसम है, वादे इरादे इनका इजहार किया जा रहा है, नौकरी देने की बात भी हो रही है, पर समस्या तो और विकराल होती जा रही है। संदीप जी, देखिए, बहुत अहम विषय है और मैं हमेशा से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के विषय को हमेशा से उठाते आए हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ग्लोबल स्तर पे भी देखा जाए, डेवलप्ड इकोनॉमी में भी देखा जाए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ भी बेरोजगारी है। लेकिन मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग अभी इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा आया है CMI के, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, और खासकर जो ग्रामीण इलाकों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, मैं भी CMI के रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे फैक्टर भी दिए गए थे कि मानसून कमजोर होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मानसून कमजोर होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा गया। लेकिन निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाकों के लिए जो सरकारी स्कीम चलती है, निश्चित रूप से उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में, उनको और अधिक असिस्टेंस देने की आवश्यकता है। और मुझे इस रात की सुबह कब होगी बेरोजगारी की इस रात की? मुझे लगता है संदीप जी, यह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो समन्वय अगर प्रॉपर स्थापित होगा तो निश्चित रूप से इस रेट को कम किया जा सकता है। देखिए, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, ये सबको पता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या अर्थशास्त्री हो, सबको पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एक वैश्विक समस्या है और इंडिया में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर इंडियन इकोनॉमी जितनी बड़ी है, और वहां अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 10.05% अगर अभी आ रहा है, तो एक गंभीर डबल डिजिट में जा रहा है, तो एक गंभीर चिंता का विषय है।
तो हम लोगों को समन्वय स्थापित करके जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार और खासकर समन्वय प्राइवेट स्थापित सेक्टर हो का रहा है, बहुत संघीय ढांचा वो ताना बाना तो उधड़ चुका है, चिथड़े उधड़ रहे हैं उसके, मैं कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री तक लामबंद समन्वय हो रहे हैं, विपक्ष के खेमे के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के साथ रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा हो रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं ईडी के छापे हो रहे हैं, युवा बैठे हुए नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां मुझे लगता है राजनीति को ऊपर रखने की आवश्यकता होती है। और जब पूरे अनएम्प्लॉयमेंट पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं कि इस प्रदेश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे भारत लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति से ऊपर रखने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज भारत का के जो भारतीय जो है कृषि प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पे जितना काम होना चाहिए था समन्वय के द्वारा, वो उतना काम अभी भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये रूरल कम से एरियाज में कम जो आप साफ unemployment- गोई से कह रहे हैं माधव कि समन्वय होना चाहिए, और आपने जोर दिया 3 बार कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आप राजनीति करते हैं। 1,20,000 युवाओं को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र बिहार में दिया जाता है। अरे ये तो बाहर वालों को दे दिया, ये तो अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, ये तो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी कहानी तो ये है, कम से कम 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र तो मिला। संदीप जी, व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरी पार्टी ने मैंने बहुत खुशी जाहिर की कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लोगों को रोजगार दिया, लेकिन रोजगार जिस रूप में दिया उसमें 40 से 45 हजार लोग तो ऐसे थे जो पहले से ही टीचर थे, उनको ही दोबारा लेटर देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दूसरी बात, जितनी सारी विसंगतियां उसमें पाई गई, डोमिसाइल पे भी चर्चा हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा और सब लोगों को लग रहा है कि चुनावी लाभ लेने की तरह से इस तरह के जैसे काम किए गए हैं। अगर असल में देखा जाए तो कितने प्रतिशत बिहार के युवाओं को अगर रोजगार मिला, 1,22,000 में कह रहे हैं, तो शायद वह डेटा आपके पास भी नहीं है, ना मेरे पास है, ना सरकार बताना चाहती है। तो निश्चित रूप से ये पूरा करप्शन है, नेक्सस है, और इस पर हम लोग लगातार सरकार से तो मांग ये कर तो रहे फिर हैं कि केंद्र जो सरकार से भी पूछा जाएगा माधव कि 8 साल में 7,22,000 लोगों को नौकरी दी, अब पिछले 10-12 महीने में जी 5.5 लाख लोगों को और नियुक्ति पत्र दिए हैं, वो तो 9,79,000 पद खाली पड़े हुए थे। खाली पड़े पद ही तो भर रहे हो, नई नौकरियां सृजित कहां हो रही हैं? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार पे उंगली उठाने की बात है, देखिए हर किसी को अधिकार है कि अगर कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अगर कोई भी प्रक्रिया करती है, बहाली की प्रक्रिया, अगर लगता है कि वो निष्पक्ष नहीं है तो लोग उठाते हैं। अग्निवीर पे ही कितनी बार चर्चा हुई, कई लोगों ने इस स्कीम पे जो है सो उंगली उठाने का काम किया, सब लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन भी रखा, कुछ सजेशंस भी आए। तो एक डेमोक्रेसी में ये सब चलता है। अग्निवीर उससे पहले भी तो भर्ती होती थी, 60,000 लोगों की युवाओं की भर्ती होती थी फौज में, वो तो घटाकर 45,000 कर दिया, और 4 साल की पक्की नौकरी। संदीप जी, आप तो बड़ी पत्रकार हैं, मैं तो बहुत गंभीरता से इस विषय को हमेशा से लेते आया हूं। और देखिए कि जो बेरोजगारी की समस्या है, और खासकर सरकारी सेक्टर में जॉब नहीं के बराबर है संदीप जी, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और आपने मेरे बारे में कहा, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में लंबे अरसों तक काम किया, अभी भी जैसे अपना बिजनेस चलाता हूं। तो निश्चित रूप से जिस बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर कम करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर के साथ ग्रामीण इलाकों में जो वहां बहुत सारे काम करने होंगे, तब नहीं, ये आपका बिल्कुल फेयर पॉइंट है। राजनीति से ऊपर उठकर माधव आनंद जो कह रहे हैं, सुप्रिया, ये केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय बनाना होगा। ये समस्या विकट है, विकराल है। धन्यवाद आप सबका, नमस्कार मेरा। और मुझे खुशी है ये देखकर कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों को भी अब लगने लगा है कि बेरोजगारी एक भयावह समस्या है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को यह लगता है कि बेरोजगारी एक समस्या है? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये वो डॉक्टर है जिसको आप जब पेट में दर्द बताते हैं तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आपके पेट में दर्द है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बेरोजगारी है। आपने बहुत सारे आंकड़े दिए और उनको मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन कुछ चीजें यहां पर समझनी जरूरी है। उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, यहां पे समझना जरूरी है कि अक्टूबर 2023 में करीब 1 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे थे और मिला कुछ ही को। और यही नहीं, जब वैश्विक बेरोजगारी की हम लोग बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि पड़ोसी देशों से ज्यादा बेरोजगारी प्रतिशत वाइज हिंदुस्तान में है। और अगर 65% हमारी आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है
तो सोचिए कितनी भयावह है ये पिक्चर कि हमारे यहां बेरोजगारी दर युवाओं में 23% है, और ये मैं वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा बता रही हूं। पाकिस्तान में 11% है, बांग्लादेश में 13% है, भूटान में 14% है, चाइना में 13% है। तो हमारे आसपास भी बेरोजगारी दर कम है। मैं एक चीज यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि बेरोजगारी का और निवेश का और बहुत सारी चीजों का आपस में तालमेल है। यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। आंकड़ों की इसीलिए मैं बात करना चाहती हूं। अभी थोड़े दिनों पहले हंगर इंडेक्स आया था। कम आय, बेरोजगारी और महंगाई का एक प्रमाण भुखमरी भी है, और हम लगातार उसमें नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री ने खुलेआम यह कहा कि अगर फोन आ जाए और मुझसे अभी पूछा जाए कि भूखी हैं आप, क्योंकि मैं फ्लाइट्स में थी सवेरे से, तो मैं भी कहूंगी और भुखमरी इंडेक्स बढ़ जाएगा। उनको यह भी नहीं पता कि चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और चाइल्ड मोर्टालिटी में की वजह से ये इंडेक्स बनता है। सुप्रिया, तो पर मुझे बीच में ऐसा एक लगता है इंटरवेंशन मैं संदीप जी, करना और उसके चाहूंगा। बाद आप सुप्रिया, सवाल जरूर एक पूछ सेकंड, सकते हैं एक कि सेकंड, public sector- एक इंटरवेंशन मैं करना चाहूंगा। आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की, मैंने भी कई बार अपने शो में उसका जिक्र किया है, पर ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता है? मैं कभी भी डेटा को डस्टबिन में डालने की पैरवी नहीं करता हूं, पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां पर हमसे ज्यादा बेहतर है स्थिति भुखमरी को लेकर। यह थोड़ा हजम करना मुश्किल हो जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो हजम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह भी सवाल है कि क्या भारत सरकार की सबसे प्रमुख मंत्री ये कहेंगी कि लोग फोन कर करके पूछते हैं, उससे पता चलता है भुखमरी? उनको पता ही नहीं है कि इंडेक्स कैसे ट्रैक किया जाता है। अगर हमारे यहां चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग ज्यादा है बाकी जगहों से, तो क्या इससे हम मुंह फेर लेंगे? मैं बेरोजगारी की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूं। यहां पर कहा जा रहा है, आज छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो रिलीज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कह रहे हैं कि रिक्त पदों को भरेंगे। अरे सरकार, कितने रिक्त पद खाली है केंद्र सरकार में? उनको कब भरिएगा? आज कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर देंगे छत्तीसगढ़ में। 10 राज्यों में सरकारें हैं, दे दीजिए हर जगह 500 में सिलेंडर। दिक्कत की बात यह है कि कहीं पे कुछ कहेंगे, कहीं पे कुछ और कहेंगे, समस्या को स्वीकारेंगे नहीं। और एक बात बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना, हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जो बड़े रिक्रूटर्स होते हैं, इन्होंने कह दिया अब हम कैंपस से रिक्रूट ही नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं किस भयावह फेज में हम एंटर कर रहे हैं, और क्या सरकार इसका संज्ञान ले रही है? क्या सरकार को सनद है कि ये सारे जो ग्रेजुएट्स निकलेंगे, चाहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो या अदरवाइज, क्योंकि 42.3% ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड। तो क्या सरकार को यह सनद है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये तो तबाही सरकार मची हुई में है? मैं सरकारों अगर शब्द नहीं है, तो जोड़ना ये डॉक्टर चाहूंगा। इलाज कैसे राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय की क्या जरूरत नहीं है सुप्रिया? एक दूसरे के कमीज पर, दामन पर दाग ही गिनाते रहेंगे। और सरकारी नौकरियां जी 7,22,000 ही भर्ती की 8 साल में मोदी सरकार में। तो 2004 से 2013 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, मनमोहन सरकार का, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 6,245,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि समन्वय स्थापित करना जरूरी है। आप हमारे चुनावी भाषण और हमारे चुनावी वक्तव्य सुन लीजिए और हमारी गारंटी सुन लीजिए, और फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी भाषण और उनकी बातें सुन लीजिए। क्या क्या मुद्दा है आज इस देश में? मेरे हिसाब से इस देश में मुद्दा आज बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असामान्यता है, जलता हुआ मणिपुर है, कहीं कहीं महिलाओं का शोषण है, अडानी का महाघोटाला है। लेकिन सरकार के लिए क्या मुद्दा है? कहां पर ईडी भेजो जहां चुनाव हो। अरे आप चुनावों में बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात कीजिए ना, और अगर हमारी सरकार को भी घेरना है तो उस पर घेरिए ना। आप ईडी काहे भेजते हैं? ये प्रतिशोध की राजनीति का अंत कब होगा? लोगों के बारे में आप कब तो बोलना सबसे शुरू कीजिएगा? अहम मैं मुद्दा तो ये है, सवाल उस पर पूछ हम रही क्या हूं। चर्चा और करने? डंके एक मिनट सुप्रिया, सौरभ, क्या सबसे अहम मुद्दा, ये तो मानते हैं रोजगार सबसे अहम जरूरत है बिल्कुल किसी भी युवा की, बिल्कुल बिल्कुल मानते उस मुद्दे पर हम चर्चा करने को तैयार नहीं, राजनीतिक सिवाय आरोप प्रत्यारोप के। नहीं, चर्चा हो रही है ना, आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए टेलीविजन पे
चर्चा तो अभी हो रही है। अच्छा, बिल्कुल चर्चा हो रही है, लेकिन मैं देखिए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप जब बात कर रहे हैं, अभी आपने खुद ही तुलना कर दी, यूपीए शासन में 5-6 लाख के आसपास का रोजगार हुआ था 10 सालों में, और अभी 10 सालों के अंदर अगर 9.5 लाख से ज्यादा रोजगार मोदी सरकार ने दिए हैं, तो ये आंकड़े आप रिसर्च करने के बाद बता रहे हैं। भाई ये तो कोई हवाई आंकड़े नहीं है ना, रिसर्च करने के बाद उस 10 सालों में और इन 10 सालों में कितना फर्क आया है, ये आपके आंकड़े बता रहे हैं। अब अगली बात करना चाहूंगा मैं, भाई जो अभी 2 करोड़ हर साल रोजगार देने थे, प्रयास तो तो कर रहे 9.5 हैं। साल में 19 करोड़ हो जाता है। प्रयास में कोई कमी लग रही है क्या आपको? अगर कोई सरकार प्रयास करने की कोशिश कर रही है, मंत्रालयों के अंदर, विभिन्न मंत्रालयों के अंदर जा करके वैकेंसी ढूंढी जा रही है, ग्रुप ए की देखिए 23,584 वैकेंसी निकाली, ग्रुप बी से निकाली 26,282, कुल मिलाकर के जो नॉन गैजेटेड है 8.34 लाख पोस्ट खाली। ये सरकार ने 2019 में रेलवे भर्ती जो निकली थी, नियुक्ति पत्र अब देकर नई नौकरी बता दिया जाता है, ये भी एक हकीकत है। नहीं, देखिए रेलवे के अंदर जो निकली थी वैकेंसी जो है, उसको अभी लगातार जो है उसके अंदर भरने का सरकार काम कर रही है। और रोजगार मेले के माध्यम से, जो आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री हर महीने रोजगार मेले लगा रहे हैं, वो तो खाली पड़े पद उनकी भर्ती हो रही है ना, उनकी भरपाई हो रही है। सर ये खाली नहीं पड़े हैं। आप ये देखिए कि ये मोदी सरकार ने पता किए, उन्होंने आंकड़े निकलवाए कि मंत्रालयों के अंदर कितने पद खाली हैं। पहले ये आंकड़े निकल करके नहीं आते थे, ये आंकड़े पता ही नहीं चलते थे कितनी वैकेंसी है। अभी जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि इतने मंत्रालयों के अंदर इतनी वैकेंसी खाली है, तो सरकार उनको तो भरेगी ना। कौशल विकास 1,37,00,000 लोगों का, नौकरी 24 लाख को। सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय ओस बोले, आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो कह रहे हैं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए से भी कम कमाते हैं, और वो कहते हैं कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं। और इतनी बड़ी हम अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, लेकिन 1% आबादी देश की आय का 20% अपनी जेब में डाल ले जाती है, और जो नीचे वाली 50% आबादी है, उनके पल्ले हाथ कुल कमाई का 13% मिलता है। मैं अब बेरोजगारी से आय भी जोड़ रहा हूं, ये आर्थिक असमानता कहां लेकर जाएगी युवा को? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप जो बात कह रहे हैं संदीप जी, अभी आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, और उसके अंदर आपने बोला कि इतने लोगों को हमने ट्रेंड किया और उसके अंदर इतने लोगों को रोजगार मिला। तो जो रोजगार मिला और स्किल डेवलपमेंट की योजना चल रही है, वो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए भी तो काम कर रही है। आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम। क्यों? वहां पर बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप नहीं खोला क्या? दहाई के आंकड़े में बेरोजगारी पहुंच गई। स्टार्टअप 4 में से 3 बंद हो जाते हैं। सौरभ नहीं, आप देखिए, आदमी जो है, अगर आप उसको जो है पहले आप ट्रेनिंग देते हैं, उसको रोजगार के बड़ी अलावा कंपनियों ने ऑन कैंपस हायरिंग बंद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी कंपनियों में बहुत हायरिंग चल रही है। आप पिछले 2 महीने का आंकड़ा उठा करके देखिए, टीसीएस के अंदर जो है अभी 1 लाख वैकेंसी इक्का उदाहरण दे देंगे। एमएसएमई जो बिल्कुल बैठ गया, उसका क्या हुआ? नहीं, मैं इक्का दुक्का नहीं दे खड़ा रहा हो गया। मैं इक्का दुक्का नहीं दे रहा हूं। आप जाकर के देखिए, 2 महीने के अंदर तमाम आईटी कंपनियों ने अभी वैकेंसी के लिए पद निकाले हुए हैं, वो हायर कर रही हैं। और आप ये दावा कर रहे हैं, एक सेकंड अभी इसकी तस्दीक करा लेते हैं। विजय सरदाना, ये एमएसएमई सेक्टर में जबरदस्त रोजगार मुहैया हो रहे हैं क्या? और ये बड़ी कंपनियों में भी इक्का दुक्का को छोड़ दें, इक्का दुक्का सेक्टर को छोड़ दें, क्या निजी नौकरियों की, प्राइवेट नौकरियों की भरमार हो रखी है? संदीप जी, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जहाँ तक बात है रोज़गार की, जिस तरह से इस देश में आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ रोज़गार नहीं मिल सकते, ये बात हमें माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि या तो आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बंद कर दें। हम हर जगह टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं ताकि देश की जनता को टाइमली पूरी सुविधाएं मिले, करप्शन ना हो। दूसरी तरफ हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की जगह आप आदमी रखिए, करप्शन बढ़ेगा, सिस्टम स्लो होगा, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब रही बात एमएसएमई को लेके, देखिए जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, बाजार की ज़रूरतें बदल रही हैं, कंज्यूमर बदल रहा है, उस हिसाब से ना तो हमारी एमएसएमई इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही हैं, ना हमारे कॉलेजेस ने अपने कोर्सेज बदले हैं। हम आज भी 1960-70 के कोर्सेज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ना हमारे पास स्किल है, ना इनोवेशन है, ना R&D है, और जो हिंदुस्तान के कंज्यूमर को चाहिए होता है वो चाइना से आयात करता रहता है। तो कैसे रोजगार बनेगा?
तो सिर्फ 2015 सरकार का में काम सरकार नहीं ने है, जब तक हम एक कौशल विकास ecosystem नहीं मंत्रालय बनाया था। विजय भाई आप जानते हैं, आपसे भी सलाह लेती रहती है सरकार। 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास नौकरी मिली 24 लाख को, 18% को। तो चलिए और चीजें आउटडेटेड हैं, सरकार ने भी आउटडेटेड स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बना दिया क्या? वहां तो 100% प्लेसमेंट होनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया, लेकिन जो वहां अधिकारी हैं, जो वहां ट्रेनर हैं, वो आउटडेटेड हैं। उनको नहीं पता दुनिया में नया क्या हो रहा है। वो पुराने रिटायर्ड लोगों को आपने रख लिया, जो कंसल्टेंट बेरोजगार थे उनको आपने ट्रेनर रख लिया, खाना पूरी करते रहे, सर्टिफिकेट बांटते रहे। बाजार को ऐसी चीजें नहीं चाहिए। बाजार झूठ नहीं बोलता है, आप और हम झूठ बोल सकते हैं। हकीकत यह है कि ये जो रोजगार के नाम पे हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये आउटडेटेड स्किल है। जो बाजार को चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, तो क्यों कोई नौकरी देगा? आज भी लोगों के पास आप कंपनियों में जाओ, हर एंटरप्रेन्योर ये बोलता है आदमी नहीं मिल रहे, और दूसरी तरफ आप ये बोलते हो नौकरियां नहीं मिल रही। तो गलती किसकी है? अब बताइए गलती आप। किसकी? अब यही तो विकट समस्या है अनुपम। आप इस मसले को लगातार उठाते आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग पैनलिस्ट ने जो बातें कही, सरकार सारी नौकरी नहीं दे सकती, ये भी वाजिब बात है। प्राइवेट सेक्टर वो अपने हिसाब से चलेगा। हमारा पाठ्यक्रम आउटडेटेड हैं, ये भी एक दिक्कत है। मार्केट की जो डिमांड्स हैं ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें लोगों की ज़रूरत कम होने लगेगी। तो इसको पार कैसे पाटेंगे? नहीं संदीप जी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जितने फैक्टर्स आपने गिनाए, अगर इन सभी फैक्टर्स पे स्थिति ठीक होती तो समस्या होती ही नहीं। और अगर इन सभी फैक्टर्स पे स्थिति खुद ब खुद ठीक हो जाती तो हमें सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अल्टीमेटली ओनस कहीं तो रुकेगा ना। द बक हैज़ टू स्टॉप समवेयर। Absolutely. लोगों में कौशल नहीं है तो लोग जिम्मेदार है, मार्केट ऐसा है तो मार्केट जिम्मेदार है, चीन से कुछ ले लेते हैं तो व्यापारी जिम्मेदार है, सरकार कहाँ है? किसी की भूमिका होनी चाहिए ना इन चीज़ों को ठीक करने की। देखिए, आपने शुरुआत में संदीप जी कई महत्वपूर्ण आंकड़े रखे, और मुझे लगता है कि जो आपके दर्शक बाद में आए हैं उनको आपकी इस रिपोर्ट को दोबारा YouTube पे या कहीं पे भी जाके सुनना चाहिए, जो शुरू में आपने 4-5 मिनट की जो भूमिका रखी थी, और उन आंकड़ों को देखना चाहिए। उन आंकड़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा था, कई आंकड़े थे महत्वपूर्ण थे। एक जो लोकनीति CSDS के सर्वे ने बताया कि 36% देश के युवा हैं जिनको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको पता है, हम देश भर में लोगों के बीच काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। हमें यह बिल्कुल सही लगता है कि सबसे बड़े वर्ग को लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस देश की मुख्य धारा की मीडिया, इस देश की पूरी राजनीतिक सत्ता, इस देश का संसद, ये पूरा देश का जो राजनीतिक विमर्श है, उससे ये मुद्दा गायब है पूरी तरह से। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी आप हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, वरना हम जैसे लोगों से मीडिया को और देश की राजनीतिक सत्ता को, राजनीतिक पार्टियों को और संघ जैसे संगठनों को भी कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब, कोई चर्चा नहीं है। ये सब एक अलग तरह के मैक्रो नैरेटिव में जी रहे हैं, जिसमें इस देश का विकास सही में कैसे होगा उसकी चिंता परवाह किसी को नहीं है। भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप इस देश की आबादी की 65-70% जो वर्ग है, जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, उसके भविष्य के लिए नहीं सोच सकते हैं अगर, तो आप देश के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे। देश है क्या? यही तो है देश। और इसके भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं आप देखिए, आपने कहा, कोविड का जिक्र किया कि कोविड के समय एक अलग तरह की मार पड़ी। बिल्कुल सही बात है, उसकी मार पड़ी, लेकिन कई ऐसे आंकड़े हैं जो कोविड में भारत में पहले कोरोना वायरस के केस से पहले का आंकड़ा है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, वो कब आया? 2018। वो 2018 दिसंबर में वो आंकड़े दबाए भी रखे 7 महीने तक। NCRB का जो आंकड़ा आया, आपने खुदकुशी के आंकड़े का तो जिक्र नहीं किया। खुदकुशी का जो आंकड़ा है कि NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। कौन है ये बेरोजगार? इसी देश में एक समय पे किसानों की खुदकुशी पे दिन रात चर्चा होती थी, आज इस देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। तो राजनीतिक विमर्श होगा क्या? वो समन्वय हो पाएगा क्या? वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा डिबेट इसी में सिमट जा रहा है कि आपके कार्यकाल में 5 लाख मिले, हमारे कार्यकाल में तो 1 लाख ज्यादा मिल गया। तुलना जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी से कर रही है, तुलना देश की जो यथास्थिति है,
युवाओं और की जो एक हालत एक है, रोजगार उससे ये भी तुलना मिल नहीं गया हो ना, रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एमए एमफिल और ये तो पीएचडी देखिए, करने का रोजगार मिल सबसे गया बड़ी है। समस्या ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी एक बना लिया है ये सरकार ने, जिसके जरिए दिन रात लोगों को कूड़ा फीड किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, तो दिन रात चर्चा ही, पूरा देश ही चर्चा कुछ और कर रहा है। वो तो धन्यवाद हो आप जैसे कुछ लोगों का, कुछ लोगों क्या, मुझे तो नहीं, कम से कम मेन स्ट्रीम चैनलों में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुझे आपके अलावा तो इस वक्त तो कोई नहीं दिख रहा है जो बेरोजगारी पे बैठ के इस तरह से चर्चा करे। देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। पर हमें विकल्प कि भी अगर तलाशने होंगे क्या? सरकार की लिमिटेड कैपेसिटी है। देखिए, सिर्फ सरकार को गरिया देने से काम नहीं चलता, प्राइवेट सेक्टर भी सारी बात तो नहीं मानेगा। तो किस तरह से नई पौध को तैयार किया जाए कि वो आमदनी अपनी जुटा पाए, घर चला पाए? बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए, अगर एक संकट है इस देश में, और मेरा मानना है कि ये संकट बिल्कुल एक राष्ट्रीय आपदा जैसी संकट है, समाधान कब होता है? समाधान तो तब होता है ना जब आप समस्या को एक्नॉलेज करें। आप कहेंगे कि वी आर इन अ क्राइसिस, तो अब हम इसका समाधान ढूंढेंगे। यहां समस्या को एक्नॉलेज करने वाली ही सरकार नहीं है ना। सरकार तो अलग तरह के तामझाम में लगी है। ये जो रोजगार मेला हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है? मैं तो दिन रात बोलता हूं, ये मेला थोड़े, खेला चल रहा है, एक अलग लेवल का चल रहा है। 8 साल में 7,22,000 नौकरियां इस सरकार ने दी। आपने वो आंकड़ा बताया था शुरुआत में, संसद में दिया हुआ ये है। 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए आप, और फिर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे तो देंगे। पर और हल कौन सी क्या नौकरी होगा? दे देंगे? ठीक है अनुपम, हल क्या होगा? सभी मेहमानों से एक लाइन का मैं हल चाहूंगा, सिर्फ एक हल तत्काल जो हमें करना होगा, क्योंकि इससे बड़ा देश हित राष्ट्र हित की बात नहीं हो सकती, और यह कर्ता धर्ताओं तक जाना चाहिए, केंद्र में भी राज्यों में भी। युवा कह रहा है नौकरी दे दो सरकार, सारी नौकरी सरकार नहीं दे सकती, हल क्या है? सौरभ, देखिए, ईपीएफओ में आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे, पहले 15 करोड़ था, अभी आप देखेंगे अगर रोजगार मिल रहा है तभी तो 28 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप देखेंगे तो आप रोजगार को क्या मानते हैं? सिर्फ जो है कि आप क्या मीडिया क्षेत्र में बहुत सारे चैनल नहीं खुले क्या? तो वहां पर जिनको रोजगार मिला वो उसमें काउंट नहीं होंगे? मेट्रो की जो योजनाएं बढ़ी, जो हल रेलवे, क्या है? मैं हल पूछ रहा मैं हूं। हल ही बता रहा हूं कि ये बढ़ रही हैं, जो बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर अनुपम। जो बढ़ रहा है उसके ठीक माध्यम है से रोजगार अनुपम। मिल रहा है। संदीप जी, मुझे लगता है जो हमने संयुक्त युवा मोर्चा की तरफ से 113 युवा संगठनों का एक अम्ब्रेला अलायंस है, उसकी तरफ से एक प्रस्ताव सरकार को दिया, जिसको हमने भारत रोजगार संहिता का नाम दिया, मतलब भरोसा। उसके 4 बिंदु हैं, मैं क्विकली एक हाँ, जल्दी से पढ़ बताइए। दूंगा। पहला तो देखिए, जो लोग न्यूनतम आय पे काम करने को तैयार हैं इस देश में, उन सब के लिए रोजगार का अधिकार उनके अपने पंचायत, अपने वार्ड में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जितने रिक्त पड़े सरकारी पद हैं, जो लगभग 1 करोड़ की संख्या में है, केंद्र और राज्य का मिला के, उनको तुरंत भरा जाए। त्वरित तीसरा, भरा जाए। हाँ। तीसरा जो है, ये जो रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हुआ है, जिसके जरिए, और उसका एक गिग इकोनॉमी पे भी असर पड़ा है, मतलब वो ठेकेदारी की प्रथा extreme, बंद हो। उसको, और चौथा जो ये जो एक नीति है जिसका सीधा असर पड़ रहा है रोजगार पे, कि जहां जहां मुनाफा है वहां वहां निजीकरण हो रहा है, जहां जहां घाटा हो रहा है वहां वहां राष्ट्रीयकरण हो रहा है, और इसका तो इसे बंद होना चाहिए। माधव आनंद, प्लीज बिल्कुल ब्रीफ में, एक लाइन में चाहिए मुझे हल। एक लाइन में, केंद्र और राज्य में प्रॉपर समन्वय, प्रतिबद्धता, और तीसरा एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता। सुप्रिया, सिंपल 5 सेकंड में सरकार सबसे पहले समस्या को स्वीकारे कि बेरोजगारी हमारे टाइम की, हमारे देश की सबसे बड़ी भयावह समस्या है, जुमलेबाजी बंद कर दे। तो पहले समस्या माननी होगी, और कई विकल्प यहां पर आए हैं। इस पर राष्ट्रीय विमर्श कब होगा, इसका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। यह सीधा सवाल सरकारों से पूछना चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।